पिछली क्लास में 5 का के फर्स्ट पार्ट पर लिखा है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित करो। तो हम लोगों ने अभिक्रिया और कोटि को परिभाषित कर लिया था। उसी में से क्वेश्चन था और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको बताना था अभिक्रिया और कोटि दोनों में ही क्या अंतर होते हैं। तो हमने लिख रखे हैं कुछ डिफरेंस जो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में है। अभिक्रिया की आणविकता में पहला नंबर लिखा हुआ है, अभिक्रिया के समीकरण को देखकर बताई जा सकती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो अभिक्रिया के समीकरण को देखकर आसानी से बता सकते हो, क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु, जितने भी अभिकारक अणु हिस्सा ले रहे हैं उनकी संख्या को देखना है और अभिक्रिया की आणविकता तुरंत ही शीघ्रता से बता देनी है। लेकिन कोटि में क्या बोलता है, यह एक प्रायोगिक निर्धारण है, जबकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को आप देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि बेटा अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक निर्धारण होता है। जब तक आप प्रायोगिक निर्धारण नहीं देखते हो, नहीं समझते हो, आप अभिक्रिया की कोटि को बता नहीं सकते। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है, लिखा है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ये तो आणविकता की डेफिनेशन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक अणु हिस्सा ले रहे हैं उन सारे अभिकारक अणुओं को गिन लो, जितना भी नंबर आएगा वो अभिक्रिया के लिए क्या होगी, आणविकता। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक अणु हिस्सा ले रहे हैं तो उसकी आणविकता 2 रहेगी, और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 3 अभिकारक अणु हिस्सा ले रहे हैं तो आणविकता कितनी हो जाएगी, 3। कहता है कोटि में क्या कहता है, जिन अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उनकी संख्या क्या कहलाती है, कोटि। अभी मैं क्या सोचता हूं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में से 3 पदार्थ पड़े थे, तो अगर कोई हमसे पूछता है अभिक्रिया की आणविकता क्या है, तो अणुओं की संख्या क्योंकि 3 है, अभिकारक अणुओं की संख्या, तो आणविकता तो 3 हो गई। लेकिन हमको यह पता चला कि जो अभिक्रिया का वेग है, स्पीड है, वो केवल एक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। बाकी 2 पदार्थों के अगर सांद्रताओं को हम बदल भी देते हैं, अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है, लेकिन उस एक पदार्थ की अगर सांद्रता को बदलते हैं तो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। तो हम समझ गए इस बात को कि इस अभिक्रिया की आणविकता तो 3 थी, परंतु इसकी कोटि कितनी है, 1। तो कोटि में अभिक्रिया के समस्त अभिकारक अणुओं को नहीं लेना है, केवल उन अभिकारक अणुओं को लेना होता है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। या ऐसा सोच सकते हैं, अगर हम उस पदार्थ की सांद्रता को बदल देंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन कोटि का अर्थ होता है केवल उन पदार्थों की संख्या से जिन पदार्थों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। नेक्स्ट नंबर लिखता है, कहता है अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक धन पूर्णांक संख्या होती है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता का नंबर आएगा, संख्या एक धन पूर्णांक होगी। धन पूर्णांक हम लोग समझते 1 2 3 4 इस टाइप से होगी। अच्छा, एक और उसी के आगे लिखा है, कहता है लेकिन कोटि की बात करोगे तो अभिक्रिया शून्य में भी हो सकती है, अर्थात अभिक्रिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता हो। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 0। अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक भी हो सकती है या भिन्न भी हो सकती है। कुछ किताबों में ऐसे लिखता है इसका मान भिन्नात्मक भी हो सकता है। कहता है जटिल अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात नहीं की जा सकती है। देखो सबसे आसान सी बात है, अगर जो कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर सरल अभिक्रिया है, सरल अभिक्रिया जानते हो कौन सी होती है, सरल अभिक्रिया होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन देखो मैं बताता हूँ, शायद मैंने ऐसा एग्जाम्पल बहुत पहले बता रखा था जब हम लोग अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में डिफरेंस वगैरह पढ़ रहे थे। क्या है कि आणविकता और कोटि को पढ़ने के लिए एक विशेष चीज़ जरूरत है इस बात को समझने में कि पुराने समय में आज से 30-40 साल पहले की अगर बात की जाए, शाम को क्या है लाइट बहुत कम आती थी। जो अब तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन लगभग बहुत ज़्यादा होता है, तो लगभग सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। लेकिन उस समय में होता क्या था, अगर आपको प्रकाश उत्पन्न करता था, आप सबसे पहले लैंप ढूंढते थे। अब लैंप ढूंढने से मिल गया, फिर इसके बाद आप क्या ढूंढते थे, माचिस ढूंढते थे, और लैंप और माचिस ढूंढकर फिर आप क्या करते थे, लैंप के शीशे को निकालते थे, उसकी बत्ती को घुमाकर ऊपर करते थे और फिर उसको जलाते थे, प्रकाश उत्पन्न होता था, फिर उस लैंप को वैसे ही बंद करके अब उसको टांग देते थे। इतना काम करना पड़ता था। तो ये एक प्रकार का जटिल प्रक्रिया थी। जटिल प्रक्रिया में क्या हुआ, क्या एक ही बार में आपने प्रकाश उत्पन्न कर दिया, नहीं, बहुत सारी स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़े, और जब बहुत सारे स्टेप कंप्लीट करने पड़े तब आपने प्रकाश उत्पन्न होते हुए पाया। अब आज के समय में जानते हो क्या है, आज के समय में प्रक्रियाएं सरल हो गई। शाम को कहा गया अंधेरा है, एक काम करो उजाला करके दिखाओ, गए तुरंत स्विच ऑन कर दिया, बस एक काम किया, स्विच ऑन,
और प्रकाश फैल गया, और उससे भी अच्छा प्रकाश फैल गया। तो प्रकाश को ही प्राप्त करने में दो अलग अलग प्रक्रियाएं थी। पहली प्रक्रिया सिंगल स्टेप में कंप्लीट कर ली, और एक और प्रक्रिया थी मेरे पास जिसको हम कई स्टेप में पूरा कर पा रहे थे। तो जो सेम वैसे जो रासायनिक अभिक्रिया एक ही पद में पूरी हो जाए, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, सरल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। परंतु वे अभिक्रियाएं जो कई पदों में होकर पूर्ण होती हैं, ऐसे विक्रियाओं को क्या बोलते हैं? जटिल अभिक्रिया। कैसे? जैसे मेरे पास एक पदार्थ था, मुझे डी पदार्थ बनाना था, तो पदार्थ ए बी में बदला, फिर बी पदार्थ सी में बदला, सी का है बदला डी में, तो अभिक्रिया को 2-4 स्टेप लग गए उस दौरान। हम ऐसे विक्रियाओं को कौन सा विक्रिया बोलते हैं? जटिल। और कहता है सरल अभिक्रिया होती है, आणविकता ज्ञात की जा सकती है देखकर ही, ऊपर लिखा था। लेकिन जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का मान ज्ञात कर पाना अपने आप में क्या है? असंभव है, क्योंकि अभिक्रिया कई पदों में पूरी हो रही ना। तो अब प्रॉब्लम इस बात की है कि हम आणविकता किस पद की लें। भाई ये भी तो है, 3 पदों में अगर अभिक्रिया पूरी होती है तो अभी मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं पहले स्टेप की आणविकता ले लूं, दूसरे स्टेप की आणविकता ले ले, कि तीसरे स्टेप की आणविकता ले ले, तो उस समय आणविकता का ज्ञान नहीं हो सकता है। परंतु कहता है सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए आप अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हो। सरल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की कोटि तो ज्ञात ही कर सकते हो, आसान ही होता है। जटिल अभिक्रियाओं की कोटि को ज्ञात करने के लिए एक विशेष शब्द है, इसको ध्यान रखना अपना ये सेंटेंस। जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता की का निर्धारण सदैव उस पद से होता है, मंदतम पद से, जिस पद में अभिक्रिया का वेग सबसे कम होता है, धीमा होता है। अभिक्रिया के वेग का निर्धारण उसी पद द्वारा किया जाता है। एक ये विशेष चीज ध्यान रखना, कभी कोई पूछा जटिल अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण किस पद से होता है? मंद पद से। जो पद मंद गति से हो रहा होगा उसी पद से हम लोग अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने लगेंगे। एक और होता है, हालांकि मैंने लिखा रखा है, क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि जो है, अभिक्रिया की आणविकता जो है वो कभी शून्य नहीं हो सकती है। अच्छा, अभिक्रिया की आणविकता शून्य होने का मतलब अभिक्रिया में किसी भी अणु ने भाग नहीं लिया, ऐसी अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। भाई अगर किसी भी अभिकारक अणु ने हिस्से नहीं लिया तो वो अभिक्रिया किस बात की? तो कहता है अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती, परंतु कोटि शून्य हो सकती है। लेकिन मेरे पास क्या था कि मेरे पास 4 डिफरेंस लिखने थे, 4 डिफरेंस लिख दे गए थे, इसलिए एक्स्ट्रा डिफरेंस लिखने का मैंने सोचा भी नहीं इसमें। अभी आगे बेटा 5 के में से का में से सेकंड पार्ट जो दिया है उसको ध्यान देने वाली बात है। और सेकंड पार्ट को देखो मैं ये लिखता हूं, क्वेश्चन 5 का, और बेटा पार्ट है सेकंड। देखो मैं यहां से 2 लाइनें डिवाइड कर देता हूं, और लाइनों में से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे रखनी ही पड़ेगी। क्या बोलता है? कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। तो देखो 2 जगह कंप्लीट हो रही है अभिक्रिया। एक तो अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण हो रहा है, अभिक्रिया का 3/4 भाग जितने समय में पूर्ण होगा उसको मैंने T3/4 लिखा है। और दूसरा अभिक्रिया पूर्ण हो रही है अर्धायु। अर्धायु का मतलब है T½ या अर्ध आयु काल। इसको दोनों जगह की इंफॉर्मेशन अलग अलग रखते हैं। कहता है ऐसी कंडीशन पे जब आपसे पूछ ले अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है, 4/3 पूर्ण हो जाती है, 5/7 पूर्ण हो जाती है, मतलब इस प्रकार से अगर अभिक्रिया में पूछ लेता है तो आप हमेशा ए की वैल्यू जो है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितने मोल मान लो? 1 मोल। और यहां भी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 1 मोल, क्योंकि 3/4 वगैरह ऐसा टाइप में दे दिया है तो ऐसा कर लेना है। हाँ, एक और मैं बात बता दूं, अगर कहता है अभिक्रिया 70% पूर्ण हो गई, प्रतिशत में बात आने लगती, तो फिर ए की वैल्यू 100% मानते हैं। देखो मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर 3/4, 5/7, 9/14 इस प्रकार से कभी कभी अभिक्रिया कंप्लीट हो रही कह रहा है तो भाई 1 मोल मानो। लेकिन अगर आपसे कभी ऐसी बात बोलने लगे, कहेगी एक काम करते हैं कि अभिक्रिया ऐसी कंप्लीट करवाई गई हम लोगों के यहाँ, जिनमें से अभिक्रिया 30% कंप्लीट हुई, 20% रह गई, 50% कंप्लीट हो गई, तो भैया उस समय पदार्थ 1 मोल नहीं बल्कि कितने मोल माना जाता है? 100 मोल, क्योंकि परसेंटेज वाली बात आती है तो टोटल परसेंटेज 100 ही होता है। तो इस बात को 2 चीजों में से इसको ध्यान रखना है। और बेटा कहता था यहां 3/4 अभिक्रिया पूर्ण हो रही है तो a - x की जो वैल्यू है वो है बेटा 3/4, और यहां अर्ध आयु था तो जो a - x की वैल्यू थी वो थी 1/2। इन दोनों चीजों को विशेष ध्यान रखना है। 3/4 का, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है, 3/4 भाग अभिक्रिया का कंप्लीट हो गया है ऐसा कह रहा है। तो अगर सोचो अगर 3/4 भाग अभिक्रिया का कंप्लीट हो गया है
तो पूरा कितना भाग था? 1। पूरा भाग था 1, उसमें से 3/4 भाग कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना भाग है? 1/4 भाग। ऐसे अर्धायु काल में क्या होता है, 1 मोल था, उनमें से आधा मोल कंप्लीट हो गया है, आधा भाग कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना भाग है? आधा भाग, 1/2। तो इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसलिए फॉर्मूले को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर आप वेग स्थिरांक निकालोगे तो वेग स्थिरांक का सूत्र होता है k बराबर 2.3036 log बेस 10, ऊपर होता है a/a - x। बेटा थोड़ा सा और यहां पर t भी तो होता है, और t इस बार कितना है? 3/4। इसको लिखा रहने दो, एक काम और कर लो, k 2.3036 log, बेटा a का वैल्यू कहोगे तो 1, और a - x की वैल्यू नीचे लिखनी है ना, तो 1/4। बेटा इसको उधर हल कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ 4 पलट के ऊपर चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, यहां ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचे? और सॉरी, साथ में 1t/3/4 तो भी तो लिखना है, t3/4। तो क्या लिखा हुआ है? k = 2.3036 t3/4। और बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये 4 ऊपर आ जाएगा, इसको लिख लेंगे log 4 को, बेटा ऊपर चला जाएगा ना, 4 को तो ये भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर को ऐसे लिखते log m⁴ का फॉर्मूला लगा लूं, तो k का फॉर्मूला क्या आ जाए? k = 2.3036 t3/4। और बेटा ध्यान देने वाली बात है, ये 2 आ जाएगा आगे, तो 2 × log 2 बेस 10 पर। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लिया है? फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ही हो गया। अब t½ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। t½ वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो बेटा सूत्र यही लगेगा। अब बेटा सूत्र को हम कुछ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला एक बार मैंने लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है? 2.3036 बाई t3/4 लिखा था, और इस बार यहां पे t क्या है? हाफ, t 1/2 log बेस 10। बेटा ऊपर a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू है 1, और नीचे a - x की वैल्यू है 1/2। अच्छा एक बात और समझ में आया, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, तो क्या आएगा? इसको भी देख लेते हैं, k = 2.3036 बाई t½ और बेटा ये 2 आगे पलट के चला जाएगा, तो बचेगा log 2 और बेस 10 पर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेना है बड़े ही ढंग से। सॉल्व कैसे करना है? मुझे ज्यादा से ज्यादा अवयव तो इसमें कटते ही दिखाई दे रहे हैं। k को कैंसिल कर देगा, 2.3036 को कंप्लीट कैंसिल कर देगा, log 2 को कैंसिल कर देगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं? देखो इसको, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का आप डिवाइड से डिवाइड करना, तो लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में k, तो इक्वेशन सेकंड में भी लेफ्ट साइड पे k है, इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में दिया है 2.3036 बाई, थोड़ा सा इसको और अच्छा लिख लेते हैं, t3/4 और ऊपर लिखा है 2 log 2। बेटा नीचे ध्यान देना इस बात को। इक्वेशन सेकंड में आ जाते हैं, 2.3036 बाई t½ के साथ में लिखा हुआ है केवल और केवल log 2, नहीं लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो k को कैंसिल कर देगा, इधर बेटा आंसर कितना आने वाला है? 1। थोड़ा सा ध्यान देना, log 2 को कैंसिल कर देगा, ये वाला नंबर इसको नंबर को कैंसिल कर देगा पूरा का पूरा। मैं से आज सोचता हूं मेरे पास बचता क्या है। बेटा यहां ध्यान देंगे तो ऊपर देखो, ये log 2 कैंसिल कर, ऊपर 2 बाई, नीचे लिखा हुआ है 3, सॉरी
T3/4। नीचे आ जाते हैं, क्या लिखा है बेटा 1/T½ अच्छा एक काम कर सकते हो, इसको कैसे कर सकते हैं, ये डिवाइड पे इधर आ जाएगा, काय पे हो जाएगा मल्टीप्लाई पे, तो आ जाएगा 1/T½ इज इक्वल टू 2/T3/4। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई तो करवा ही सकते हो ना, तो T3/4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो T3/4 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई T½ से 2 इंटू T½ बेटा यही तो आपको सिद्ध करना था, नहीं प्रूफ करना था। कह रहा था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्ध आयुकाल या अर्ध आयु का कितने गुना होता है, 2 गुना होता है। तो ये वाला आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो क्वेश्चन ये वाला 3/4 वाला, एक क्वेश्चन और आता है, कहता है अभिक्रिया 99% पूर्ण होने में लगा समय। ऐसा भी एक क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखोगे। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के खा पर लिखा है हेमेटाइट और सिडेराइट का फॉर्मूला आपको लिखना है। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो इस बार 30% कोर्स के अकॉर्डिंग अपने यहां कोर्स से हटा दिया गया है। इसके बाद लिखेंगे उपसय संयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए तथा निम्न यौगिकों के आयुपेशी नाम भी लिखिए। तो क्योंकि वर्नर थ्योरी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से लिखेंगे और वर्नर सिद्धांत लिखेंगे, फिर जो यौगिक दिए गए हैं इनके आयुपेशी नाम भी रखेंगे। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब नीचे वर्नर सिद्धांत भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ग है, या ऐसा कर लेते हैं यहीं से लिख लेते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 5 ग और आपको लिखना है वर्नर सिद्धांत। वर्नर थ्योरी क्या होती है? अच्छा, वर्नर सिद्धांत में से आप जानते थे उपसह संयोजक यौगिक नाम से चैप्टर से है यहां, और आपका सबसे पहला नंबर यही था कि कोई भी उपसह संयोजक यौगिक में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। किस परमाणु की? केंद्रीय धातु परमाणु की। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं किसी उपसह संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु, CMA याद है ना, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। तो एक केंद्रीय धातु परमाणु में 2 प्रकार की वैलेंसीज होती हैं। पहली वैलेंसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक संयोजकता, और बेटा दूसरी वाली वैलेंसी को बोलते हैं द्वितीयक। द्वितीयक संयोजकता। अभी क्या करते हैं, प्राथमिक द्वितीय संयोजकताओं में से दोनों संयोजकताओं की विशेषता को लिखते हैं। पहला नंबर मैंने हेडिंग बना रखा है, प्राथमिक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता के विषय में जिसे मुझे लिखना है, पहली बात प्राथमिक संयोजकता सदैव
सदैव ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता सदैव ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। तो एक नंबर तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ये हमेशा ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है। एक और है प्राथमिक संयोजकता को सदैव बड़े कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। सदैव बड़े कोष्ठक बाहर लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एक दूसरी बात तो ये हो गई। एक और बात बेटा यहीं पे लिखनी थी। आपने लिखा था प्राथमिक संयोजकता को हमेशा डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाते हैं। नहीं, अच्छा डॉटेड लाइन के थ्रू क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इस वैलेंसी जो होती है कमजोर होती है, शीघ्र ही आयनों में क्या हो जाती है, टूट हो जाती है। तो ये एक बात और लिखेंगे, क्योंकि यह संयोजकता कमजोर होती है और शीघ्रता से आयनित हो जाती है, और शीघ्रता से आयनित का मतलब समझते हो ना, आयनों में टूट जाती है या आयन बना लेती है। आयनित शीघ्रता से आयनित हो जाती है, अतः इसे बिंदुदार रेखा, बिंदुदार रेखा का मतलब समझते हो, डैश 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 से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसमें से बेटा एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको भी नोट करेंगे। क्या है? बिंदुदार रेखा से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जो वैलेंसी होती है शीघ्रता से आयनों में भी व्यक्त हो जाती है। कमजोर वैलेंसी है ये और आयनों में टूट जाती है। एक नंबर वो लिखेंगे, क्योंकि ये वैलेंसी आयनों के फॉर्म में टूटती है, आयनिक बॉन्ड बनाती है, और आयनिक बॉन्ड की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। तो लिखते हैं एक और नंबर, यह संयोजकता का मतलब प्राथमिक संयोजकता अदिशात्मक होती है, अर्थात इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं हो, अदिशात्मक होती है। एक बेटा इंपॉर्टेंट और रहेगा, अगर प्राथमिक संयोजकता अदिशात्मक है, कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो उपसह संयोग यौगिक की जो ज्यामिति है, बनावट है, वो इस पर निर्भर भी नहीं करता, क्योंकि इसकी दिशा तो निश्चित ही नहीं है। तो एक और नंबर लिखेंगे, उपसह संयोजक यौगिक यौगिकों की ज्यामिति प्राथमिक संयोजकता पर निर्भर नहीं करती है। तो बेटा ये प्राइमरी वैलेंसी के लिए इंपॉर्टेंट कुछ नंबर हैं। अभी सेकेंडरी वैलेंसी के लिए इंपॉर्टेंट नंबर लिखेंगे, लेकिन इसको नोट कर लेते हैं, बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर लिखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। प्राथमिक संयोजकता के जितने भी नेचर थे उसको पढ़ लिए।
अब बात आती है कि उपसह संयोजक यौगिक में द्वितीयक संयोजकता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले द्वितीयक संयोजकता की विशेषता लिखते हैं, यह संयोजकता धनावेशित ऋणावेशित या उदासीन स्पीसीज। अच्छा, स्पीसीज का मतलब आप समझते हो? स्पीसीज का मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन, इसको बोलते हैं स्पीसीज। कुछ भी हो सकता है, धनावेशित परमाणु भी हो सकता है, धनावेशित आयन भी हो सकता है, ऋणावेशित परमाणु भी हो सकता है, ऋणावेशित आयन भी हो सकता है, और उदासीन परमाणु या ऋणायन भी, उदासीन परमाणु भी हो सकता है, या उदासीन अणु भी हो सकता है। तो इसको स्पीसीज बोल देते हैं, अणु, परमाणु या आयन को। तो कहता है यह संयोजकता धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन स्पीसीज द्वारा संतुष्ट होती है। बेटा संतुष्ट होती है, जुड़ती है, दोनों चीजें सेम है, संतुष्ट होती है। और एक दूसरी बात भी है कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है इसकी संख्या निश्चित होती है, और निश्चित होने के साथ साथ किसके बराबर होती है? समन्वय संख्या के बराबर होती है। तो एक बात और लिखेंगे, द्वितीयक संयोजकता सदैव निश्चित होती है। द्वितीयक संयोजकता जो होती है सदैव बेटा निश्चित होती है, और यह समन्वय संख्या के बराबर, समन्वय संख्या के बराबर होती है। अच्छा, एक नंबर और इसमें से द्वितीयक संयोजकता में लिखेंगे, क्योंकि द्वितीयक संयोजकता मजबूत रूप से आबंधित होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है, यह शीघ्रता से आयनों में नहीं टूटती है, और तभी इसे हम जो है वो कंटिन्यूअस लाइन के साथ, सतत रेखा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यह संयोजकता का मतलब द्वितीयक प्रबल आबंधित होती है, क्योंकि यह संयोजकता प्रबल आबंधित होती है, अतः इसे सतत रेखा, और बेटा सतत रेखा को देखो कैसे, ऐसे सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, क्योंकि ये सतत रेखा द्वारा या उपसह संयोजक आबंध के थ्रू ये संयोजकता जुड़ती है द्वितीयक वाली, इसकी दिशा कैसी होती है? निश्चित। इस संयोजकता की निश्चित दिशा होती है, निश्चित दिशा होती है। अच्छा, अगर क्योंकि दिशा इसकी निश्चित होती है, यौगिक की जो ज्यामिति होती है द्वितीयक संयोजकता पर ही निर्भर करती है। तो एक बात और लिखेंगे, यौगिक, ऐसा लिख लेना भी चाहिए था कि उपसह संयोजक यौगिक
की ज्यामिति द्वितीयक संयोजकता पर ही निर्भर करती है। निर्भर करती है। तो बेटा इतने पॉइंट लगभग हो गए हैं जो कि आपको वर्नर थ्योरी पर लिख करके आने थे। अभी वर्नर थ्योरी पर एक चीज को और कहता है, अगर निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखने हैं, तो भैया हम दोनों यौगिकों को लिख लेते हैं जिनके आयुपेशी नाम लिखने हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है किसका, K3 CO NO2 का होल 6। एक तो इसका आयुपेशी नाम लिखना है और सेकेंड नंबर आपको लिखना है Cu NH3 का होल 4 और बेटा ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है SO4। देखो जैसे इसका पहले वाले का नाम पढ़ना, तो इसका नाम देखो कैसे पढ़ेंगे। पोटेशियम सबसे पहले पढ़ा जाएगा, तो सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम, फिर इसके बाद हेक्सा, इसके बाद इसको पढ़ते थे नाइट्रो, पोटेशियम, हेक्सा, नाइट्रो और कोबाल्ट के नाम के लास्ट में 8 लगाते थे, तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। और बेटा साथ में ऑक्सीकरण अवस्था भी तो लिखनी होती थी, तो ध्यान दो, क्या ध्यान देने वाली बात है, एक NO2 पर एक ऋण आवेश होता है, 6 NO2 6 ऋण आवेश बनाएंगे। जब 6 NO2 6 ऋण आवेश बना लेंगे तो उसमें 3 K भी तो है, ये 3 धनावेश बनाएगा और 6 ऋणावेश में से वो 3 धनावेश को क्या कर देगा, समाप्त। तो कितना ऋणावेश बचेगा, 3। इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था को हम क्या लिख देंगे, थर्ड। इसका नाम पढ़ते हैं बेटा, इसका नाम कैसे पढ़े, लिगेंड से स्टार्ट होगा, टेट्रा, और इसको बोलते थे एमिनो या एमीन, तो यहां लिखेंगे टेट्रा एमीन। और बेटा कॉपर, कॉपर ऑक्सीजन अवस्था के लिए थोड़ी सी जगह, और लास्ट में बेटा ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है सल्फेट। और बेटा ऑक्सीजन अवस्था लिखनी है जैसे, तो बेटा ध्यान देने वाले देखो NH3 पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, तो इसका चार्ज 0 हो गया। SO4 पर 2 ऋण आवेश होता है, इसलिए बेटा हमने क्या लिख दिया है, सेकेंड। तो ये हो गया आयुपेशी नाम। अभी आगे लिखा है सैंडमायर विद द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि 30% कोर्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है इस वर्ष के लिए, सन 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो हम इस क्वेश्चन को छोड़े देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है वो हटा दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 का इस पर बात करेंगे। कहता है प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल का विचरण कीजिए। तो भैया एक काम कर लें, ये क्वेश्चन क्योंकि है इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा, क्वेश्चन 6 का पे लिखा है प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल बनाइए। अच्छा, ये भी एक चीज है, देखो प्राथमिक एमीन और वगैरह बता रहा है बातें, उसने किसी भी एमीन या किसी भी एल्कोहल को जबरदस्ती नहीं बोला है कि आप एथिल एल्कोहल बनाओ, कि आप प्रोपिल एल्कोहल बनाओ, आपसे बस इतना करिए आप प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन के लिए हम कोई पर्टिकुलर एल्कोहल या एमीन नहीं लेने वाले हैं, हम भी एक जनरल एमीन ही लेना स्टार्ट करेंगे। कैसे जनरल एमीन लेना रहेगा, कहता है प्राथमिक एमीन से एक बार एल्कोहल बनाना है और एक बार एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। देखो बेटा कैसे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्राथमिक एमीन
से प्राथमिक एल्कोहल ही बनाना है तो 1 डिग्री एल्कोहल। अगर प्राथमिक एमीन से प्राथमिक एल्कोहल बनाना है, विक्रिया देखो लिखेंगे। प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है बेटा R सिंगल बॉन्ड NH2, ये प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला है और इससे हमको बनाकर तैयार करना है प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल के लिए बेटा हम इससे अभिक्रिया करवाएंगे किसकी? जल की। अच्छा, जल को ऐसा लिख लिया जाए, प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा। और प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि NH3 जो है वो H को लेके अलग हो जाएगा और बना लेगा जाके NH2 जो है वो H को लेके बना डालेगा NH3 और मेरे पास पदार्थ क्या बचेगा? R सिंगल बॉन्ड OH। तो R सिंगल बॉन्ड OH को ही तो प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, तो प्राथमिक एल्कोहल बन गया। अभी नेक्स्ट रिएक्शन और थी यहां पर, एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल बनाना था। तो एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल लिखे देते हैं, देखो इसको। एल्कीन से प्राइमरी एल्कोहल, बेटा एल्कीन कोई भी ले लेते हैं। इस बार मैंने जनरल एल्कीन ले लिया है और इसकी अभिक्रिया किससे करवा लेनी है? जल से। H2SO4 की प्रेजेंस रहेगी और बेटा तरीका क्या? देखो, ये H जुड़ जाएगा CH2 से और ये OH जुड़ जाएगा जाके यहां CH2 से। अगर इस प्रकार से जुड़ेगा तो बेटा देखो क्या बनेगा? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा। अभी और आगे देखो, इसको पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया है। आगे कहता है वितरण की विधि लिखिए, प्राथमिक एल्कोहल की निम्न के साथ क्रियाएं लिखिए। अभी प्राथमिक एल्कोहल की निम्न के साथ क्रियाएं भी लिखनी है, तो बेटा इधर लिख देते हैं बाकी क्रियाएं। तो अभी आपको लिखना है प्राथमिक एल्कोहल की निम्न से क्रियाएं का मतलब किससे किससे क्रिया कह रहा है? एक तो RCOH से क्रिया कह रहा है, तो प्राथमिक एल्कोहल की RCOH से अभिक्रिया करने के लिए कह रहा है। कराओ अभिक्रिया। बेटा RCOH का फॉर्मूला लिख लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड COOH और प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला, बेटा एल्कोहल का फॉर्मूला क्या था? R सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान से देखना, R सिंगल बॉन्ड OH। अभिक्रिया कैसे होगी? ये वाला H जो है इस OH को लेके अलग हो जाएगा और बेटा अगर ये H इस OH को लेके अलग हो जाएगा, सबसे पहला पदार्थ बनेगा जल। मैं तीर के निशान के नीचे लिख लेता हूं, सेकेंडरी प्रोडक्ट है। और आगे क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड COOR। इसको जानते हो? अच्छा, RCOOR को क्या बोलते हैं? ईस्टर, या इसको बेटा कृत्रिम सेंट भी बोलते थे। तो याद रखने वाली बात है, ये कौन सा पदार्थ है? ईस्टर का निर्माण होता है। अभी मैं आगे अगला क्वेश्चन इसी में से है जो कहता है HX से भी अभिक्रिया करवानी है। तो एल्कोहल की HX से अभिक्रिया करवानी है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल की HX से क्रिया। अच्छा, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH और अभिक्रिया करवानी है किससे? HX से। बेटा तरीका तो बिल्कुल आसान है, क्यों? OH अभिक्रिया किससे कर लेगा? H से। अगर OH H से अभिक्रिया कर लेगा तो बना डालेगा H2O और मेरे पास बचेगा क्या? R सिंगल बॉन्ड X। इसको बोलते क्या? एल्किल हैलाइड। इसको कोई पूछता है क्या है तो ये भैया इसको बताओगे एल्किल या एल्काइल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। बेटा इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6 के काम में से ही कहता है एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो बेटा आपको याद होगा कि एल्कोहल का जो प्रमुख उपयोग है वो 30% कोर्स के अकॉर्डिंग क्या है, हटा दिया गया है इस बार भी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 के का अथवा। अथवा का अर्थ होता है या तो आप ये क्वेश्चन कर लेते
या तो आप मैं जो अब क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं उसको कर लेते। लिखा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का विचरण की लिखिए। एक तो सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से फिनॉल बनाना है, तो भैया मैं एक काम कर लेता हूं, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से फिनॉल बनाना है, लिखते हैं इस बात को। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आपको बनाना क्या है, फिनॉल। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से सबसे पहले भैया हमको फिनॉल बनाकर तैयार करना है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखो क्या होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। और बेटा इस दौरान आपको अभिक्रिया करवानी होती है, ऐसे लिख लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl से। तो NaNO2HCl से अभिक्रिया अगर करवानी हो, देखो तरीका कैसे इसको बदल सकते हैं। ये देखो सबसे पहले तो ये N2 गैस अलग, इस बात को मैंने अलग कर लिया है कि यहां से कौन सी गैस निकल गई, N2 गैस यहां से अलग हो गई। अभी ध्यान देने वाली बात है यार, ये अभिक्रिया इसमें हम भूल रहे हैं थोड़ा सा है। NaOH से होती है H2O, कैसे O से नहीं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाने की विधि का यह है, किताब में छपी है, ठीक है। तो बताना थोड़ा सा हम दिमाग से अब निकल रहा है ये वाली बात। तो अभिक्रिया देखो बेटा HOH, अभिक्रिया का तरीका क्या, N2 अलग हो गया, तो देखो ऐसे लिख लेते हैं N2 अलग, मैं क्या सोचता हूं H किसके साथ अलग हो गया, Cl, तो एक और कंपोनेंट बनेगा HCl, मेन प्रोडक्ट बनता है C6H5 और OH। तो इस प्रकार से फिनॉल का निर्माण होता है। साथ में ही इसने लिख रखा है, कहता है फिनॉल की अभिक्रिया और भी करवाइए, किससे, KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से। देखो उसको भी लिखते हैं, अभिक्रिया किसकी करानी है, फिनॉल की, किससे, KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से। ये तो रिएक्शन करवानी है। देखो फिनॉल की KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कैसे होती है। बेटा फिनॉल को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अच्छा इस किनारे पर H इंडिकेट करो, पूछता है क्यों इंडिकेट करो, क्योंकि उस किनारे के H की आवश्यकता है अभी अपने आप को। क्लोरोफॉर्म को तो ऐसे लिख सकते हो ना, CHCl3, और इससे अभिक्रिया किससे होनी है, KOH से। तो बेटा जल्दी से लिख लेते हैं ऊपर KOH। बेटा 3Cl को लेके अलग हो जाएंगे तो बन जाएगा 3KCl। अब थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, इनमें से H देखो गिनते हैं कैसे, 1 टिक मार्क, 2 3 4, ये 4H 2O को लेके अलग हो जाएंगे, 2H2O। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास एक तो बेंजीन बचता है, देखो ये H चला गया था ना, तो इसकी जगह खाली होगी, बचा क्या, CH और एक O ऊपर वाले का बचा था, तो CHO। इसका नाम सैलिसिलेल्डिहाइड है, इसको विशेष ध्यान रखना है। कोई बात पूछता है इस कंपाउंड का क्या नाम है, तो इस कंपाउंड का मैं नाम लिखे देता हूं, सैलिसिलेल्डिहाइड बेटा इस कंपाउंड को बोलते हैं। अभी आगे एक और अभिक्रिया कहता है फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से भी करवाओ। तो भैया फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से भी होती है, तो इस बार अभिक्रिया हमको करवानी है फिनॉल की
किससे होनी है? NaOH से। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देखो कैसे बेटा, फिनॉल के सूत्र को तो ऐसे लिख सकते हैं OH, और अभिक्रिया होनी है NaOH से। देखो अभिक्रिया का तरीका क्या है। NaOH से अभिक्रिया होगी तो बेटा तरीका ये है कि इसका H इसका OH एक दूसरे से अभिक्रिया करके बना लेंगे जल। अच्छा, क्यों जल बना लेंगे? बिकॉज ऑफ फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, और NaOH क्षारीय प्रकृति का है तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। और इस प्रकार से फिनॉल का H प्लस आयन और NaOH का OH माइनस आयन जो है कंबाइन करके जल बनाएंगे। और साथ में बचेगा क्या क्या, तो उसको भी लिख लेते हैं बेटा। O के साथ बचेगा Na, जिसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अभी एक और कोई रिएक्शन लिखने के लिए कह रहा है, कहता है फिनॉल पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाइए। तो देखो रिएक्शन कैसे लिखनी है। इस बार अभिक्रिया फिनॉल पर लिखनी है, नाइट्रिक अम्ल से होनी चाहिए, और साथ में H2SO4 की प्रेजेंस रहनी चाहिए। तो कहता है अभिक्रिया कैसे आप कंप्लीट करवाओगे? कंप्लीट हो जाएगी। देखो कैसे, फिनॉल के फॉर्मूले को लिख ले, ऊपर OH, और बेटा इसके 3 कॉर्नर पर H को बाहर कर लो। क्यों H को बाहर कर लो? क्योंकि रिएक्शन भी इन्हीं से होनी है, तो इसको लिख लेते हैं। और अभिक्रिया करवाओ नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल को ऐसे लिख लें 3HONO2। अगर ऐसा लिख लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। और तीर के निशान के ऊपर प्रेजेंस रहने वाली है H2SO4 की। अभी बनेगा क्या? ये 3OH, ये H और ये H को लेके अलग हो जाएंगे। 3OH 3H को लेके अलग हो जाएंगे तो बनकर तैयार होगा 3H2O। अब मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचता है? तो देखो क्या क्या बच रहा है, उसको लिख ले। अब मेरे पास इन 3H की जगह खाली है, और मेरे पास 3 OH तो निकल ही गए थे, तो बचा है 3NO2। तो पहला NO2, दूसरा NO2, और बेटा ये हो गया तीसरा NO2। इसको क्या कहते हैं? 2,4,6,3 नाइट्रोफिनॉल, या इसका एक और नाम है पिक्रिक एसिड। तो इसको ध्यान रखेंगे। और आज के अनसोल्ड पर बस बेटा इतना ही रखेंगे। और जो 6 का खा नंबर है और इसके अथवा या 7 नंबर है, इसको कंप्लीट करेंगे फिर कल की क्लास पे।